प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान पाकीज़ा ज़ाहिद। नाज़रीन, सज़ा सिर्फ जुर्म की कीमत नहीं बल्कि मुआशरे में अमन और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी है। आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि मुल्क भर से होने वाली जुराइम की कहानियाँ और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस कहानी का इख्तिताम इंसाफ पर हुआ या नहीं। रावलपिंडी में 50 लाख रुपए की खातिर एक 4 साला बच्चे को अगवा कर लिया गया। गुजरात में 4 साला जहरा जुनैद को कत्ल करके उसकी बोरी बंद लाश वीरान मकान से मिली। गुजरावाला में खाने के शौकीन चोर ने रेस्टोरेंट से चिकन पकौड़ा और तैयार मछली चोरी करके पुलिस वालों को ही हैरान कर दिया। और लियारी में 3 साल बाद एक कातिल को खुदकुशी साबित करने की कोशिश नाकाम हुई। अदालत ने कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। आइए शुरू करते हैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी में पड़ोसी ने महज 50 लाख रुपए की खातिर 4 साला अबू बकर को अगवा करके 4 सदा पहुंचा दिया और खुद मगवी के वर्सा के साथ मिलकर बच्चे को तलाश करने का ढोंग रचाता रहा। मुजरिम ने जुर्म में शरीक अपने साथियों को वर्सा की सूरत हाल से आगाह कर रखा, मगर थाना तरनौल पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ अबू बकर को बाजियाब किया बल्कि इस जुर्म के मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। जी अयाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के थाना तरनौल के इलाके गुलशन इकबाल में, जहाँ पर कुछ दिन कबल तवान की गर्ज से एक छोटे से 4 साला बच्चे को अगवा किया गया और उसके बाद अगवाकार जो है 50 लाख का तावान का जो है मुतालबा करते रहे और टेलीफोन के ज़रिए और मुख्तलिफ़ मैसेजेस के ज़रिए जो है इस बच्चे के लवाकिन को प्रेशराइज़ किया जाता था, बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके घर में कोहराम की सी सूरत हाल थी। ये वाक़या कैसे हुआ और ये अगवाकार ने कैसे प्लानिंग की, मेरे साथ मेरे कैमरामैन खलीक मौजूद हैं। इस लेफ़्ट साइड पे जो घर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये घर जो है ये अबू बकर का है जिसकी उम्र 4 साल है। इस घर में अबू बकर रहता था और इसी गली में, जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गली में वो खेलता रहा है। अच्छा, अगवाकार कौन है? ये वो अगवाकार का घर है। बिल्कुल ये आमने सामने ये घर हैं दोनों। इसी अगवाकार ने इसी घर को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद इस 4 साला बच्चे अबू बकर को उठाया और उठाने के बाद जो है उसको 4 सदे मुंतकिल किया। और इसके अंदर जो मेन सहूलतकार थे 2, वो इस वक्त हाल मंजर आम से गायब हैं। इसी पड़ोसी ने जो है इस बच्चे को उठाया और उठाने के बाद जो है अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बिठाया। इसके बाद हम इसको इतवार बाज़ार लेके जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे एक दुकान है, उसके पास जो है उसने अपने बच्चे उतार दिए अपनी गाड़ी और इस अबू बकर को जो है उन 2 जो अगवाकार हैं उनके हवाले किया और वो यहाँ से लेकर चरसदे चले गए। और ये अगवाकार जो है ये बाकायदा तौर पर इनके साथ, जिनका बच्चा अगवा इसने किया, उनके साथ घूम फिर कर थाने में और ढूंढता रहा, थाने में भी जाता रहा और तमाम रिपोर्टिंग भी थाने की जो है वो करता रहा, बताता रहा पीछे अगवाकारों के। इस वक्त ये घर वाले जो जिनका बच्चा अगवा हुआ था वो किस किस्म की हिकमत अमली अपना रहे हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने अबू बकर के वालिद और दादा से भी बात की, जो इस वाक़े के बाद खौफ और सदमे में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ने इनकी उम्मीदों को जिंदा किया। आइए इनका मौक़िफ़ आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद है जो 4 साला अबू बकर को यहाँ से अगवा किया गया थाना तरनौल के इलाके से, और इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं। और जो अबू बकर के जो वालिद हैं काशिफ, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अबू बकर भी इनके पास आ चुका है और एक तो उनसे पूछेंगे कि ये पड़ोसी ने, ये जो सामने पड़ोसी थे इतना बड़ा, उन्होंने ये एक इनके साथ ज़्यादती की, इस हवाले से इनका क्या कहना है, और अब बेटा इनको मिल गया, इस हवाले से हम क्या कहेंगे। काशिफ, ये अबू बकर को उठा के आपके सामने पड़ोसी ले गया तवान की गर्ज से, तो आपको कभी ये एहसास हुआ कि आपके सामने, घर के सामने ताल्लुक़दार ही जो है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ डाउट भी नहीं था यार ये हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हम लोग दिमाग में या कोई इशू भी नहीं था। ये हम लोग के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे, कैमरे और ये सब कुछ चेक रहे थे, लेकिन हम लोग बीच में मालूम नहीं था यार ये इतना हम लोग के साथ ये ज़्यादती कर रहा है। लेकिन बस हम लोग ये सोचो कि फिर हम लोग तरनौल थाना गया, सबीर सोचे कि बहुत मेहनत करके फिर हम लोग को बच्चा हवाले कर दिया। काशिफ, कैसे बाप की
क्या फीलिंग होती है, क्या एहसासात होते हैं जब आपको पता लगा कि आपका बच्चा जो है अगवा हो गया और उसके बाद आपसे 50 लाख तावान मांगा? क्या आपकी हैसियत है 50 लाख देने की? नंबर एक बात, मतलब आपके उस माली हैसियत से मुराद मेरा ये कि क्या माली हैसियत इतनी थी कि आप दे सकते हैं, और अगर आप ना दे सकते तो क्या आप पे क्या गुजर क्या रही थी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ एज अ वालिद। हम लोग इतना कह रही पैसा इतना है नहीं, हम लोग बस सिर्फ थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, लेकिन बस वक्त था गुज़र गया, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन बस गुज़र गया। तो ये थोड़ा सा उर्दू बोलने में भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इनके दादा साथ मौजूद है, सूबेदार साहब, इनसे मैं पूछता हूँ कि सूबेदार साहब क्योंकि राब्ते में थे तमाम इस मामले में अगवाकारों से भी और पुलिस से भी, तो इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या जी? सूबेदार नवाज खान। नवाज़ खान साहब थोड़ा सा इधर सामने इधर आ जाए। मुझे ये बताएं, ये जो पड़ोसी सामने आज जिसने हरकत की, इस हवाले से आप बताएं, और क्या गुजरी आपकी फैमिली पे जब इस इतने प्यारे से बच्चे को कुछ पैसों की खातिर उठाया गया? गुजरने वाली बात जो आपने किया, ये तो वो आदमी जान सकते हैं जो जिस पर ये गुजरा हो, कि एक बच्चा 1 घंटे भी अगर किसी से गायब हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, जबकि हमारे से तकरीबन 80 घंटे तकरीबन ये हमारे से गायब रहा है। यहाँ तक कि शाम को जब पहले से हमें पता चल गया कि भी बच्चा गायब है, गायब का क्या हुआ, हमने बोला कि इधर की गलत हुआ है, हम गली में फिरते रहे, इधर एक घर दूसरा। घर भूल गया, यानी छोटा बच्चा है? आप यकीन, हमने कहा कि शायद घर भूल गया इसलिए कहीं किसी के घर जाकर सोया होगा जी, बच्चा छोटा। फिर मस्जिद में जाकर जितनी भी तरनाल के तकरीबन मस्जिद है वहाँ पर ऐलान करा कि इस तरह का बच्चा है, नाम भी अपने सर पर ले सकता है, बाकी बाप का नाम ले सकता है, बाकी तो इसको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये दौरान जब हम ढूंढ रहे थे तकरीबन 10 मिनट कम इस सत्य के क्या थे, ऐसा कुछ टाइम था कि मेरे बच्चे को टेलीफोन आया, तो ये मेरे पास भागते आए, कहता है कि छोड़ो बस ढूंढना छोड़ो, ये मेरी तरफ टेलीफोन आया है, ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? अच्छा। कहता है कि बच्चा मेरे पास है, अबू बकर नाम का, आप लोग इधर उधर मत फेरे, ठीक है, सिर्फ हमें 2 घंटे तक हमें टाइम दे दो, हम बच्चा दोबारा वापस लाएंगे। तो मैंने इसे कह भी दिया कि भाई 2 घंटे जो आपको उसने टाइम दिया है, ये और किसी चीज़ के लिए वो अपने लिए टाइम मांग रहा है, वो इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है। सही है, हाँ, निकलने की बात करी, इसलिए वो 2 घंटे मार रहे हैं। कहते नहीं, उसने कहा मैं बच्चे को वापस ला रहा हूँ, आप भाग्य मत रिपोर्ट वगैरह ना करें। मैंने इसे काफ़ी कहा, लेकिन खैर हम ढूंढते रहे उस वक़्त। फिर हमने बोला कि फैसला किया कि नहीं, हम पहले पुलिस में जाके बता देते हैं, हमें पता तो नहीं है कौन लेके गया, कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये बयान तो हमारे पास है। मैंने इसको साथ लेकर वॉइस नोट भेजा था व्हाट्सएप पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीफोन पर उसने बात किया इससे। तो इसने मुझे बताया, मैंने कहा कि भाई उसने टाइम मांगा है और ये निकली वाली बात करें। अबू बकर को बाजियाब कराने के लिए पुलिस ने किस तरह मंसूबाबंदी की और इस केस के मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, आइए सुनते हैं SHO तरनौल की ज़बानी। इस तमाम सूरत हाल को खुद लीड किया SHO थाना तरनौल शबीर तनौली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तनौली साहब आपका। तनौली साहब, ये मामला हुआ क्या, ये 4 साल बच्चे को अगवा कैसे किया और कैसे आपको पता चला कि ये, और कब आपको मालूम हो कि बच्चा अगवा हुआ और उसके बाद की सूरत हाल क्या रही? ये 29 दिसंबर को काशिफ नामी बंदा हमारे पास आता है कि मेरा 4 साला बच्चा अबू बकर अगवा हो गया है। जब हम FIR देते हैं 1 घंटे बाद दोबारा आ जाता है बच्चे का वालिद, वो कहता है कि ये मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसका 50 लाख रुपए तावान मांगा है। हम फ़ौरन अपनी टीमें तैयार करते हैं, लोकेशन देते हैं, जिस नंबर से कॉल आती है वो नंबर उस वक्त पेशावर में होता है, तो हम इन लवाकिन को कहते हैं वो पेशावर में है। उसके बाद ये लवाकिन चले जाते हैं, हम अपनी टीमें पेशावर भेज देते हैं। चूँकि मुल्ज़िमान काफ़ी शातिर थे, उन्होंने फौरी तौर पे पेशावर छोड़ के वो चारसदा आ गए। जब हम पेशावर पहुँचे तो इनकी लोकेशन चारसदा आ गई। चारसदा में मोबाइल दोबारा हमारी एक दूसरी टीम पेशावर चारसदा गई, चारसदा में मोबाइल इन्होंने ऑफ़ कर दिया। होता ऐसे, ये अख्तर नवाज़, ये सामने इसका घर है। अच्छा जी। ये अपने बच्चों को बिठाता है इस बच्चे के साथ और इस गली के एंड पे जाता है, इस गली के एंड पे अपने बच्चों को उतार देता है और ये जो बच्चा अबू बकर है इसको गाड़ी में ले जाता है। आगे हमने CCTV फुटेज में देखा, आगे 2 मुल्ज़िमान मज़ीद खड़े होते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे अभी क्योंकि अभी इसकी तफ्तीश जारी है। ठीक है। आगे जाके ये 2 बंदे गाड़ी ले लेते हैं और अख्तर नवाज़ वापस आ जाता है
अख्तर नवाज अकेले अपने बच्चों को उतार देता है, बच्चे पैदल आते हैं और ये अलग आता है। ओके, ये आज बच्चे पैदल आ रहे हैं, फिर अख्तर नवाज भी पैदल आ जाता है, जबकि अबू बकर वो 2 मुग़ियों के साथ गाड़ी में बैठ के चला जाता है। ये गाड़ी में बैठ के चला जाता है और ये आगे जाके एक मोबाइल ख़रीदते हैं एक शॉप से। उस शॉप तक भी हम पहुँचे हैं, CCTV फुटेज में उनके फुटेज आए हैं। वहाँ से ये एक मोबाइल ख़रीदते हैं, ये उसी जहाँ से मोबाइल ख़रीदते हैं उसी मोबाइल से ये सारी यहाँ को रब्ता करता है। मतलब इतने तेज़ से इनको पता था कि अगर अपना मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ये 3 दिन मुसलसल हम इनके पीछे रहे। चौथे दिन इनकी लोकेशन आ गई इधर तरनोल में हमने बड़ी हिकमती अमली से रेड किया, क्योंकि हमें एहसास था कि बच्चे को किसी तरह भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने बड़े तरीके से, मेरी और मेरी टीम ने सीनियर अफसरान की मौजूदगी में हमने रेड किया और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब कर दिया। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 4 साल अबू बकर को इस्लामाबाद के थाना तरनौल से अगवा किया गया तावान की गर्ज से, और पुलिस ने फिर मुख्तलिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन की हिकमत अमली अपनाते हुए उसको बाजियाब कराया। इस वक्त मैं उस मुलजिम के साथ मौजूद हूँ जिसने इस 4 साल अबू बकर को तावान की गर्ज से अगवा किया था, और उसके बाद पुलिस ने फिर उसकी बरामदगी की। हम इस मुलजिम से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। अख्तर नवाज़ आपका नाम है? जी सर। अख्तर, मुझे बताएं, ये आपने ये 4 साल बच्चे को अगवा क्यों किया और कैसे किया और किस मकसद के लिए किया था? सर इसमें मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं बस उनकी बातों में आ गया था, तो बस उन्होंने जैसा कहा मैंने फिर वैसे ही किया। किन की बातों में? आपके साथ इस अगवा में और कितने लोग मुलविस थे? मुझे शुरू से बताया ना, आपने ये कैसे प्लान कैसे किया, फिर बच्चे को कैसे उठाया और फिर कैसे उनके हवाले किया? सर इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। रात के टाइम उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे, आप हमारी हेल्प करेंगे। बस मेरे से ये मिस्टेक होगी, मैंने उनके साथ हेल्प कर दी। मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन है आपके साथ, जो उनके नाम क्या हैं, वो कौन लोग थे, क्या नाम है उनके? और आपने ये ऐसे तो नहीं हेल्प कर दी ना, आपने पूरा मुझे बताएं किस तरीके से आपने उस बच्चे को पहले आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे को हमने उठाना है, फिर कहाँ से उसको उठाया, किसके हवाले किया और फिर बच्चा कहाँ गया? सर ये मुलजिम जो था, इसमें एक लड़का था सुलेमान, वो पहले से ही जानता था सारी फैमिली को। अच्छा। और उसके बाद एक हमारा भांजा लगता है सुलेमान की, उसके साथ दोस्ती थी, तो इन दोनों का पहले से एक दिन पहले से प्लान था। रात को जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन रात को इन्होंने मुझे ये बात बताई कि हम ऐसा करने लगे हैं, तो आप हमारी हेल्प कर दो। बस मेरे से ये मिस्टेक होगी कि मैंने इनके साथ हेल्प कर दी। कैसे हेल्प की, मुझे बताएं ना, वो हेल्प किस तरीके से आपने की, ये बताएं। सर बच्चा कैसे आपने उठाया? सर मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा था एतवार बाज़ार, उस गाड़ी में उस बच्चे को भी मैंने बिठा लिया एतवार बाज़ार उनके हवाले। आपका और उनके घर आमने सामने है? जी हमारा उनका घर आमने सामने। और एक दूसरे को आप जानते हैं, इनके घर आना जाना भी है आपके बच्चों का भी? और आपके फैमिली ताल्लुकात है हमारे। रिश्तेदारी है कि सर ताल्लुकात? नहीं सर, फैमिली ताल्लुकात है हमारे। अच्छा, मुझे बताएं, फिर आप इतवार बाज़ार के लिए गाड़ी लेके निकले, अपने बच्चे बैठाए और इस बच्चे को भी आपने बैठा लिया? फिर मैंने बच्चों को वहाँ पे उतारा, मैं गाड़ी लेके वापस घर आ गया था। फिर घर से सुलेमान ने गाड़ी ली, वो वहाँ से इतवार बाज़ार से उस बच्चे को उठा के ले गया। आप बच्चे को इतवार बाज़ार छोड़ के आए? जी इतवार बाज़ार छोड़ के आए थे। ठीक है। और अपने बच्चे भी उसके साथ थे? जी हमारे बच्चे भी उनके साथ ही थे। तो उन्होंने जब सलमान आया उसने अपने बच्चे आप उस बच्चे को उठा लिया और आपके बच्चे किधर गए? मेरे बच्चे वापस घर आ गए थे। खुद ही आ गए थे? मेरा छोटा बेटा उसके साथ घर वापस आ गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वो बच्चा फिर सलमान उठा के किधर ले गया और फिर किस तरीके से आपने उनके साथ डील की? 50 लाख तावान मांगा था? सर उन्होंने जब शाम को कॉल की कि हमें 50 लाख तावान चाहिए, उस बच्चे की वालदा बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वो मैं घर में ही था, सारा कुछ देख रहा था। फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये चीज़ गलत हो गई है, जैसा भी हो जिस तरह भी हो इसको वापस लेके आओ, वरना मैं आपके घर पुलिस का छापा पड़वा दूँगा। इस तमाम केस के हवाले से जो इसके सुपरवाइजरी ऑफिसर थे इस पूरे जोन के, सदर जोन में थाना है थाना तरनौल, और जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड भी किया, इस तमाम मामलात को, उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SP सदर हैं खानजेब साहब। उन्होंने ये तमाम मामलात जो हैं अपने टीम के साथ मिलके तकमील तक पहुँचाने से हम बात करेंगे। खानजेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा वाक़या हुआ, आपको कैसे मालूम हुआ और किस तरीके से आपने बड़े जल्दी से इस तमाम मामले को वाइंड अप किया और बच्चे को बाज़ियाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बड़ा मशकूर हूँ। ये असल में 29/12/2024 का वक़ूआ है। कोई दिन के 4 बजे हमें इत्ला मिली कि एक 4 साल का बच्चा जिसको कोई नामालूम लोग अगवा करके ले गए,
तो फिर हमें जब इतला मिली तो वो जो हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसके मुताबिक हमने FIR रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद तफ्तीश वगैरह शुरू हो जाती है हमारी। तो FIR रजिस्टर हुई ऑन टाइम और उसके बाद फिर हमने तफ्तीश शुरू की। तो हमने तफ्तीश को मुख्तलिफ़ साइंसी बुनियाद पे हमने इसको आगे लेके गए और हमने टेक्निकल एविडेंस का इसमें जैसे CCTV कैमरेज़ है, इसके अलावा CDR का हमने उसमें यूटिलाइजेशन किया, इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस का इसमें बड़ा रोल था। तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हमने इसकी तफ्तीश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कम मुद्दत में, बहुत कम टाइम में, यानी 3-4 दिन के उसमें, दो इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट केस और ज़ाहिर है बच्चा है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना और मुलज़िमान तक पहुंचना दोनों हमारे लिए बड़े सख्त चैलेंजेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से इन मराहिल को हमने कामयाबी से हम उधर पहुँच गए और हमने बच्चे को रिकवर कर दिया। काज़िम साहब, इसमें हम जो चीज़ जैसे हम इसकी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं तो इसमें जो अगवाकार है वो पड़ोसी है, यानी वो तमाम मामलात को देखता है। फिर दूसरी हमें जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता चला कि वो थ्रू आउट उनके साथ थाने में भी आता रहा सारी, तो तमाम आपकी एक्टिविटी बताता रहा। तो चैलेंजिंग नहीं था आप लोगों के लिए? बिल्कुल, वाकई ये चैलेंजिंग था क्योंकि घर का चोर था एक तरह से हम कह सकते हैं ना, क्योंकि घर वालों के साथ मिला हुआ था, उनके साथ उठना बैठना, उनकी पूरी रूटीन का उसको पता था, उनका थाने का जाना और वापस आना और किस किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना। मतलब ये कि जब पुलिस जाती थी तो वो इन्फॉर्म करता था अगवाकारों को, बीइंग द मैन और द रिंग लीडर, तो उनको इन्फॉर्म करता था। तो वाकई बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने हल कर दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे गुजरात की जानिब, जहां एक अंदोनाक वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया। गुजरात के इलाके कोहार में 4 साला ज़हरा जुनैद को अगवा के बाद कातिल कर दिया गया और उसकी बोरी बंद लाश एक वीरान मकान से बरामद हुई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में तो ले लिया है और DNA टेस्ट के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भी नमूने भेज दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरा जुनैद को कत्ल से पहले बदफेली का निशाना बनाया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताएंगे गुजरात से हमारे नुमाइंदे रियाज रासिक। ज़हरा जुनैद कुछ दिन पहले अपने घर से निकली है, ये पीछे मेरे घर नज़र आ रहा है, इस घर से निकली है, जैसे ही इस गली में आई है CCTV कैमरे के मुताबिक वो सामने आ रही है। यहाँ पे उसने 2 बच्चों के साथ बातें की है और बकौल ये कि CCTV में वो बच्चे जो है उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही है। वो उनको कह रही है कि इस तरह ना आप घूमें क्योंकि लोग बोरी बंद जो है इस तरह के होते हैं, लोग जो है आप अपने फौरी तौर पर घर जाएँ। तो ज़रा जो है जहाँ जाती है, हम अब आपको ये बता रहे हैं इस गली को यहाँ पे जाते हुए आगे, तो आगे ये जो चौरस्ता है यहाँ पे ना 2 साइड 2 एंगल जो है ना, इधर एक इस तरफ जाता है रास्ता और एक इस तरफ जाता है। अब ज़हरा जुनैद का जो यहाँ पे CCTV कैमरा के मुताबिक यहाँ से नज़र आई है, उसके बाद फिर आगे वो नज़र नहीं आई और वो कैसे अगवा हुई है इसके बारे में अभी तक पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। और इसके अलावा पुलिस ने जब पार्डन अप कर दिया पूरे इलाके को और उसके बाद चूँकि मुजरिम के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसके बाद फिर ये मकान जो इस गली में मौजूद है, जैसा कि आपने पहले देखा है कि ये मकान है, इस मकान ये जो गैर आबाद मकान है, इसके ऊपर से किसी ने या जहाँ से भी है डेड बॉडी जो है ना यहाँ से मिली है, बोरी बंद लाश है। ये एक वीरान मकान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी तरह ये पत्थर और दूसरी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे इस मकान में। कहीं से ये जो जगह है, ये जो जगह ना, इस जगह पे जो है यहाँ पे इस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली है। पुलिस ने इस इलाके को पार्डन ऑफ कर दिया था। उसके बाद फिर जब सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया तो उसके बाद फिर यहाँ से डेड बॉडी मिली है। ज़हरा जुनैद का जो वाक़या ये बड़ा दिलखराश है और ये वाहिद सेकंड वाक़या है ज़ैनब कसूर के बाद ये दूसरा वाक़या है जो इस बच्ची के साथ, ऐसे मासूम बच्ची के साथ इस तरह का किया है। और अभी पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं और फिर ये है कि इसके बारे में मुख्तलिफ डिपो साहब भी जो कह रहे थे कि चूँकि ये DNA गया हुआ है और 3 बंदे जो है ना वो हिरासत में लिए हुए, उसके बाद आने के बाद इसका फाइनल किया जाएगा।
मुल्क में बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती और कत्ल के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा रिपोर्ट हो रहा है, जो हुकूमत के लिए बाइसे तशवीश होना चाहिए। जहरा जुनैद के वालिद और अहले इलाका का हुकूमत से मुतालबा है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जी, मौजा खुहार में जो गुज़श्ता जो एक सानिया हुआ है, पौने 4 साल बेटी ज़हरा जुनैद के साथ किसी नामालूम अफराद ने अगवा किया और उसके बाद उसकी बोरीबंद डेड बॉडी मिली है और पुलिस इस सिलसिले में उनने मुख्तलिफ लोगों को अपने कस्टडी में लिया है ताकि वो तफ्तीश मुकम्मल हो सके। और उन्होंने इस सिलसिले में यहाँ पे इनके वालिद साहब जुनैद साहब बैठे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जुनैद साहब, आप ये बताइएगा कि ये कैसे वाक़या हुआ है और आपकी बेटी इस वक्त कहाँ जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बेटी मेरी ट्यूशन जा रही, भाई गया ट्यूशन दूसरे मगर जा रही, 5 मिनट बाद निकली भाई दी बात और गली विच निकली है तो गली च बाहर नहीं निकली है। कैमरे का चैक किया, बच्ची मेरी गली के विचकार अगवा हो गई। उसके बाद दूसरे दिन मैं बॉडी मिली है इसे गली के नुक्कर हवेली भेजती। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है भाई वज़ीर आला साहब नाल मैं DNA रिपोर्ट जी जल्दी सानू दी जाए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और आखिरी रात भी मेरे साथ 4 बजे तक खेली है बच्ची और 4 बजे हम लोग सोए हैं। सुबह उसी ने उठाया मुझे तकरीबन 10 बजे के करीब। उसके बाद मैंने शादी पे जाना था तो उसके साथ खेलते हुए चला गया हूँ, उसको इधर ही छोड़ के तो मैं खुद चला गया था शादी पे। आप कब से साउथ अफ्रीका में और बच्चों को यहाँ जो है वो इस घर में रहते हैं? तो मैं तो 98 से हूँ साउथ अफ्रीका में, तो अभी 1.5-2 महीने हुए हैं मुझे आए हुए और बच्चों के साथ गुजार रहा था टाइम, तो अचानक ये हादसा हो गया। अभी आपका हुकूमत के साथ क्या मुतालबा है? आप अभी यही मुतालबा है, एक ही रिक्वेस्ट है कि DNA इन मुजरमों की जितनी भी DNA रिपोर्ट्स हैं वो हमें जल्दी से जल्दी दें ताकि मुजरम क्लियर सामने हमें नज़र आ जाए। मैं सर ये देखना कि अगर साडे मुल्क के अंदर साडी रियासत के अंदर कोई कानून होना, कोई लॉ होना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाक़या इतना गलीज़ और बदतरीन वानियत का वाक़या जो रुनमा होना। जिस तरह के पाकिस्तान च अग्गें भी वाक़यात होए न, जैनब केस होया या दीगर शहरों में ये वो वाक़यात ने जेड़े मतलब आने जाने न, लेकिन ऐसे कई वाक़यात न कि माँ बाप और रिश्तेदार सिर्फ अपनी बेइज्जती की वजह से शो ऑफ नहीं करने। तो क्या रियासत पाकिस्तान नूं ये वाक़यात देख के भी खातूर जैनब वाला या अदरवाइज दूसरे उन्होंने फिर भी एहसास नहीं है कि असां अपनी रियासत रे शहरियों किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना। क्या जिस तरह की साडी छोटी बच्ची अपनी गली विच ही महफूज नहीं, तो असी मतलब किस तरह मतलब रियासत सानू तहफ़्फ़ुज़ दे सकनी है। और ये बड़ी जुल्म और मतलब ये दरिंदगी की एक ऐसी मिसाल है मेरे ख्याल जी जिस तरह मेरा ख्याल इज़हार जो नामुमकिन है। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो एक तो हमें जिस दरिंदगी और रेवानियत का हमारी बेटी का समझारा करके उसका मर्डर किया गया है, एक तो हमें जल्द अज जल्द, इतने दिन आज गुजर गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द अज जल्द कल या परसों तक हमें हमारे मुजरम सामने लाए जाएं। दूसरा, मैं ये चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो ऐसा कानून, ऐसा निज़ाम बना दे कि कल कोई भी किसी की बेटी ज़ारा ना बन सके। ये जो वाक़या हुआ है बड़ा दर्दनाक है। मैं बीमार आदमी हूँ, बाईपास मेरा हुआ है, लेकिन है कि मैं बयान नहीं कर सकना कि जेड़ा दरिंदा आदमी जिसने अखलाकी तौर पर ये काम किया उस दरिंदे ने उसनों हुकूमत पाकिस्तान का साड़ी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला, बाकी अदारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ आर्मी स्टाफ, अदारा जाए IG साहब इसमें हैं, हमारी तो रिक्वेस्ट है ये कि आप जल्द अज जल्द, आज हफ्ता हो गया एक दिन को इस बात को, 7 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ रहा। नाज़रीन, ज़ैनब कत्ल केस में मुजरिम को सज़ा होने और इससे मुतालिक कानून साजी के बावजूद ऐसे वाक़यात का बार बार रुनुमा होना कानून की अमलदारी पर एक सवालिया निशान है। वकूआ पर मौजूद पुलिस हुकाम ने केस की मज़ीद तफसीलात से आगाह किया है, आइए वो सुनते हैं। जी, मौजा खुआर में मैं उस गली में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो है वो उसे नाके लगाए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। और हमारे पास यहाँ पे एक SHO थाना सदर सराय आलमगीर मौजूद हैं, सैयद शराज हैदर।
इनसे पूछते हैं जी कि आप ये बताइए कि ये केस कहाँ तक पहुँचा और इसकी तफ्तीश कब मुकम्मल होगी। आप ये बताइएगा कि इसकी केस की तफ्तीश कब मुकम्मल होगी और ये क्या इसके। ये बेसिकली हम उस गली में खड़े हैं जहाँ पे ज़ारा जुनैद जो है वो मिसिंग होती है। ये उसके घर की वाली गली है और यहाँ तक वो जब पहुँचती है तो यहाँ से आगे जो है वो कैमरों में नहीं आती। यहाँ से बेसिकली जो रास्ते निकलते हैं हमने उन तमाम रास्तों की CCTV फुटेजेस और इसके अलावा जो दीगर शवाहिद वहाँ से इकट्ठे किए जा सकते तो वो किए, जिसकी बेस पे जब एक कातिल ने मजबूर होके इस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस बैरान हवेली में इलाज फेंकी, तो फिर इर्द गिर्द के जो मकान थे, जो इनकी छतें इस हवेली के साथ मुंसलिक थीं, हमने उन तमाम घरों के जो है रिकॉर्ड, उनमें कितने बंदे वहाँ पे रहते हैं, कौन कौन रहता है, जब कलेक्ट किए तो उसमें से हमें जो 5 सस्पेक्ट्स मिले, हमने उनके जो है वो फ्रांसिक टेस्ट करवाने के लिए PFS से लाहौर भिजवाया उनको और इंशाअल्लाह ताला तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस, टेक्निकल और फ्रांसिक एविडेंसेस की बिना पे मुजरिम बहुत जल्द पाबंद सलासिल होगा। इसमें एक तमाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा इनका जो ताउन था, जो इन्होंने यहाँ पे निकल के अपने जोश जज्बे के साथ, क्योंकि हमने रात को भी अगर किसी जगह पे CCTV चेक करने के लिए गए हैं, रात गए भी तो उन्होंने हमें खुले दिल से जो है वेलकम कहा है और हमें उन्होंने चेक भी करवाए हैं कैमरा जाल। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कम्युनिटी को इसमें जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है ताकि जो है हमारे बच्चे वो कल को महफूज रह सकें। ब्रेक के बाद गुजरांवाला के एक दिलचस्प केस की तरफ जाएंगे जहां खाने के शौकीन चोर ने एक रेस्टोरेंट से चिकन पकोड़ा और मसाला फिश चोरी करके सबको हैरान कर दिया। हमारे साथ रहिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुजरांवाला का रुख करेंगे जहां एक अनोखी चोरी की वारदात ने सबकी तवज्जो हासिल की है। गुजरांवाला के मज़ेदार खाने तो पहले ही मशहूर हैं, लेकिन चोरी की एक दिलचस्प वारदात के बाद गुजरांवाला में खानों के शौकीन चोर भी मशहूर हो गए हैं। रेस्टोरेंट से चिकन पकोड़ा और मसाला लगी मछली चोरी हुई तो शौकीन मिजाज चोर रायता और सलाद भी साथ ले उड़े। वारदात कहां और कैसे पेश हुई, पुलिस इस वारदात को कैसे देख रही है, इस सारी तफसीलात हमें बताएंगे गुजरांवाला से राना अंसर। थाना अरूप का ये इलाका है जहां ढाबा टाइप एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और उस पर चोरी की वारदात हुई है। चोरी की दुकानों पर, रेस्टोरेंट पर छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस वारदात में दिलचस्प और मुख्तलिफ बात यह है कि ये ढाबा रात को जब बंद था, यहाँ नामालूम मुलज़म जो चोर हैं वो आते हैं, इसका ताला तोड़कर यहाँ फ्रीज़र में रखा हुआ चिकन पकोड़ा, मतलब जो बारबेक्यू होता है, यहाँ ढाबे पर बारबेक्यू किया जाता है, चिकन पकोड़ा और फ़िश जो तमाम मसाले लगाकर तैयार करके सीखों पर परोकर यहाँ रखी गई थी, वो फ़िश ले जाते हैं, चिकन पकोड़ा ले जाते हैं और साथ रायता और सलाद जो यहाँ रखा हुआ था वो भी लेकर जाते हैं। यानी ये जो चोर हैं उन्होंने पूरा अपनी पार्टी का पूरा इंतज़ाम किया है। तो ये वारदात जो है ये किस तरह से हुई है और पुलिस ने इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए अब तक क्या काम किया है, आइए आपको दिखाते हैं। इस अनोखी चोरी की वारदात में मालिक का कितना नुकसान हुआ और क्या कहीं ये शरारतुमा चोरी किसी कॉम्पिटिटर की साजिश तो नहीं? रेस्टोरेंट के मालिक का इस सारी सूरत हाल पर क्या मौक़िफ़ है और इनको पुलिस से किस किस्म के इंसाफ की तवक्को है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये दुकान के अंदर हम आपको लेकर आए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको दिखा दें, ये छोटा सा एक ढाबा है जहाँ पहले जैसे हमने आपको बताया है ये फ्रीज़र रखा हुआ है जिसके अंदर शायद इस वक्त भी कोई चीज़ हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए। हाँ, इसके अंदर चिकन पकोड़ा रखा हुआ है, इस वक्त इसको मसाला भी लगा हुआ है। फ़िश शायद ये इन्होंने निकाल लिया है, यहाँ बाहर रखी हुई है, तो इस फ्रीज़र से इन्होंने सारा सामान निकाला है। इस ढाबे के मालिक हामिद दुकानदार हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हामिद, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सारी वारदात किस तरह से हुई है? वारदात सर इंज हुई है कि असी जड़ा ना जुम्मे रात नूं तैयारी करने जुम्मे दी भी, जुम्मे नूं टाइम नहीं हुंदा, जुम्मा पढ़ के आके दुकान लानी हुंदी है। वो फिर माल सी जुम्मे रात दा भी वधिया सी ते जुम्मे दा भी बनाया सी। वो तकरीबन 1.5 मन पकौड़ा सी, 25 किलो फिश सी, रायता। जो चिकन पकौड़ा गया है वो 60 kg, आप 1.5 मन बता। हाँ जी, ते उस तो बाद रायता सी, सलाद सी, वो पतीलियां सा नहीं लै गए ने सारा कुछ। मतलब जो बर्तनों में रखा हुआ था वो सारा। रायता कितना हमको, मतलब रायता तो थोड़ा बहुत होता है, पहले ही बना के रख दिया? हाँ जी, जुम्मे वाले दिन का पहले ही बना दईदा। 12 किलो दही का रायता बनाया सी। अच्छा। कुछ जुम्मे रात का वधिया सी
तकरीबन 15 किलो हो जाता है। फिर उस तो बाद नाश्ता लगता नाल इन्हां दे चने पे सन पतीले दे विच, आंडे कोफ्ते पे सन, उबाइल होए आंडे ते वो भी नाल ही लै गए ने, 5 पतीले सन ते अच्छा सलाद भी बना के रखा हुआ था या सलाद अभी बनना था, उसका सामान पड़ा हुआ था? सामान पड़ा हुआ था। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो कढ़ाई के अंदर घी होता है, वो घी भी निकाल के ले गए, 2 पेटियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो भी ले गए। अच्छा अंडे और कोफ्ते भी लेके गए हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो आप, जब ये वारदात हो गई आपने पुलिस को बताया तो पुलिस ने क्या किया है, पर्चा दर्ज कर लिया, अब तक क्या हुआ? दरख्वास्त की है तो कह रहे हैं कि कवरेज करते हैं, अब FIR हो गई है लेकिन नामालूम है अभी तक। तो हमारी अपील है यहाँ पे ना, देखें ये आपके लिए छोटी सी दुकान है। अपील क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? अपील यही है कि हमारा जो है नुकसान हुआ है उसकी कवरेज की जाए। तो ये एक दुकान छोटी सी है आपके सामने, लेकिन यहाँ पे 3 लोगों का रोज़गार है, 3 घर चलते हैं यहाँ से। बस यही दरख्वास्त है कि हमारा नुकसान जो है वो वापस दिया जाए हमें। पुलिस ने इस केस में क्या पेशरफ्त की है और क्या खानों के शौकीन चटखोरे चोर को गिरफ्तार किया जा चुका है, आइए जानते हैं राना अंसर से। DSP कैंट जो इस सर्कल के DSP हैं इजाज़ गुज्जर साहब, वो यहाँ मौका पर ही मौजूद है। पुलिस इस पर क्या काम कर रही है, पुलिस मुल्ज़मान को कैसे और कब पकड़ेगी, सारी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा इस सारे केस में अभी तक पुलिस ने क्या किया? इसकी FIR दर्ज हो गई है, इसका जो क्राइम सीन का विज़िट किया है उन्होंने, और इसको हम जो आप लाइटर मूड में कह रहे हैं इसको हम उसमें नहीं ले रहे, ये एक ऑफेंस है, इसको हम बतौर ऑफेंस ले रहे हैं। जिस तरह हम आम सरका हाउस को, घर की बर्गलरी को उसको लेते हैं, उसी तरह इसको ले रहे हैं और सीरियस नैयत पे इसको हम डील कर रहे हैं। अच्छा सर, पहले इस तरह की वारदातें बड़ी कम देखने में आती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ अरसे से बर्गर छीन लिया, पिज़्ज़ा छीन लिया, जैसे ये वारदात है। ये जो तब्दीली है, ये जो मुआशरे का पहलू है, ये बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी है, क्या है? और इस तरह के लोग पहले भी पकड़े गए होंगे, आप डील करते हैं, ज़रा बताएं इसकी थोड़ा बैकग्राउंड और इसकी रीज़न भी बताएं। इसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि ये पहले भी केस रिपोर्ट नहीं होते थे, अगर होता था तो इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। ये फ्री रजिस्ट्रेशन जो IG साहब का इनिशिएटिव है, उसके तहत जो फ्री रजिस्ट्रेशन हो रही है उसका एक शाखसाना है कि सारे केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उसकी नोयत कुछ भी हो। और दूसरा ये है कि ये जो लोग आपस में क्राइम करते हैं, इसका पहले इसकी नोयत मुख्तलिफ होती जा रही है, ये महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से, लेकिन ये क्रिमिनल मेंटालिटी है एक। वो जो क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके लिए कोई चीज़ें को खाने वाली या चीज़ें बेचने वाली वो नहीं रखती, ये क्रिमिनल मेंटालिटी को एक अक्कासी करती है। ये अच्छा DSP साहब एक बात बताएं, आमतौर पर जब चोरी की वारदात ट्रेस होती है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, तो जो माल बरामद होता है, माल मुकदमा, उसको हिस्सा बनाया जाता है मुकदमे का, ताकि उनको सज़ा दिलवाई जा सके। इसमें अगर आप बंदे पकड़ लेते हैं तो माल मुकदमा तो वो खा गए होंगे, यकीनन माल मुकदमा नहीं रहा होगा, तो इसमें पुलिस कैसे इंश्योर करेगी ये भी मजबूत केस होगा, सज़ा मिलेगी उसको? ये एक फैक्टर है, चूँकि ये चीज़ें जो खाने वाली हैं और इनको हम प्रिजर्व भी उतनी देर नहीं करा सकते, तो इसमें हम इसको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और इसकी जहाँ पे जो इसकी मटेरियल एविडेंस लेंगे, यहाँ पे कोई इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसकी कोई मटेरियल एविडेंस लें, ताकि यहाँ पे उसकी उनकी मौजूदगी को, प्रेजेंस को साबित करें। तो कोई अब तक पेशरफ्त हुई या इस केस में कोई पता चला है, कब तक पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? देखें, ये पिछली बाकी जो आम नोयत की वारदातें होती हैं उनमें तो रिकॉर्डेड हम करा लेते हैं, इस किस्म की जो वारदात करने वाले हैं, इसी में कोई एडिक्ट बाज़ औक़ात ये जो एडिक्ट बंदे हैं उनका भी ये काम हो सकता है, इसमें वर्किंग कर रहे हैं। अभी चौकी इंचार्ज हमारा जो टीम है वो इसमें काम कर रही है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद कराची के इलाके लियारी की तरफ चलेंगे, जहां 3 साल बाद एक कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश नाकाम हुई और अदालत ने कातिल को सजा सुना दी। आप हमारे साथ रहिए।
लियारी के इलाके बगदादी में 2 जून 2021 को कांता कुमारी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया था। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम महाराज आनंद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुलजिम ने खुद को बचाने के लिए कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया, लेकिन कांता कुमारी के भाई राजेश ने अपनी बहन के पोस्टमार्टम के लिए अदालत से रुजू किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कांता को गला दबाकर कत्ल किया गया था। इस केस की मज़ीद तफसीलात बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अमीन अनवर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके बगदादी में। 2 जून 2021 को कांता कुमारी ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर कांता कुमारी के शौहर महाराज आनंद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कांता कुमारी के भाई राजेश कुमार ने अदालत से रुजू किया, पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी, जिसके बाद कब्र कुशाई हुई और मामला अदालत में पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई राजेश कुमार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कब शक हुआ कि उनकी बहन ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है। जी राजेश, बताइएगा कि आपको ये कब लगा और क्यों ये लगा कि कांता ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया है? सर, पहले तो हमें उन्होंने फांसी का बताया। हम इनके घर पे मेरी वाइफ पहुंची। वाइफ के जाने के बाद वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में जो है वो गले पे निशान थे, तो वहाँ पर जो है थोड़ा माजरा ऐसे हुआ कि वो बड़ी हॉस्पिटल के बहाने घर ले आए। घर पे थोड़ी हमारी तसादुम हुई। अब वो शौक थे कि किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। बंदे ने जो बेनोई था वो हमसे फ़ाइट करने लगा और दफनाने के वक्त जब मैंने इसको रिलैक्स देखा और घर आके जब बड़ी बहन ने इंकशाफ किए कुछ बातों पे, तो हमें जो है हमारे शक जो है बढ़ गए। तो फिर हमने जो है पुलिस की तरफ रुजू की। ठीक है, तो आपको ये कब ये महसूस हुआ और क्यों ये लगा कि खुदकशी नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, और उसके बाद आपने अदालत में क्या दरख्वास्त दायर की कि जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई हुई? पहले तो हमें फ़ील हो रहा था कि ये कुछ मसला है, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब दफनाने गए और दफनाने के बाद वापस आ रहे थे तो वो हमारे बहनोई जो थे हमें बहुत रिलैक्स नज़र आए, इतने रिलैक्स। और बहन से तो मेरा राब्ता नहीं हुआ था, बड़ी बहन से। तो हम जब अपने घर पहुँचे तो बड़ी बहन ने जो इंकशाफ किया उस बातों से लेके वो पीछे जो भी हल्के फुल्के। अच्छा, वो आपकी बड़ी बहन ने क्या इंकशाफात किए थे जिसकी वजह से आपको ये महसूस हुआ? मेरी बड़ी बहन ने कहा कि 3 हफ्ते पहले छोटी बहन आई थी और मुझे कहा कि ये मुंह पे तकिया रखता है और फांसी की मतलब कि प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि मुझे समझा रहा है कि मुझे बता रहा है कि तेरी वालदा ऐसे रोएगी, ऐसे वो। तो मैंने कहा ये आप लोग ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बहन ने कहा, छोटी बहन ने कहा था कि अब दोबारा ऐसा कुछ होगा तो मैं राजेश भाई को बताऊंगी। शौहर की बर्बरियत का निशाना बनने वाली कांता कुमारी के अहले खाना अदालती फैसले से मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन 3 साला धनेशा को इसकी मां से बिछड़ने के दुख का मदावा नहीं हो पाएगा। पुलिस का इस केस से मुतालिक क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कांता कुमारी की वालदा वाल बाई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें ये कब महसूस हुआ और कैसे उन्हें ये पता चला कि कांता ने खुदकशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। मैं तो ये बोलती हूँ, जो मेरी कांता से ऐसे जुल्म हुआ है, सब कुछ, इतनी बच्ची छोड़ के तो खुद नहीं मर सकती है ना। जो इसी के घर के अंदर जो फैमिली है, 6 जने मौजूद हुए, कुछ कोई भी बचा नहीं सकता है इसको घर के अंदर। जो ये इतना बड़ा वाक़या बना, ये मेरी बहू पहुंची, ये भागी दौड़ी किया। और बाकी मैं ये बोलती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ कानून ने दिया है। हम उससे 80 वर्ष लेते। बाकी है ना, मैं ये बोलती हूँ, मेरी कांता पढ़ी लिखी है, समझदार थी, ऐसा काम कर भी नहीं सकती है। बाकी इसके घर के अंदर जो है ना 3 बहनें मौजूद होती थी। जब भी मैं जाती आती थी तो मेरी बेटी की चेहरे पे खुलक नहीं होती थी, फिर भी मैं कभी बेटी को कुछ नहीं बोला नहीं। हम इसी रिश्तेदारी को देख के ऐसे चले आती थी, जाती थी, और है ना उन बच्ची को देख के जाती आती थी। बाकी है ना, मैं इसी से बेटी दिया तो मेरे से बहुत धोखा किया, ऐसा धोखा किया जैसे हमारी बेटी खुद छीन लिया।
आनंद जो है कमीना आदमी निकला। जी, वालदा की बातचीत आपने सुनी और अब बात करते हैं कांता कुमारी की बड़ी बहन और उनकी भाभी से कि कांता ने इस वारदात से पहले किन खदशात का इजहार किया था और अब जबकि अदालत ने मुलजिम को सज़ा सुना दी है, अब वो इस पर मुतमईन है या नहीं और अब वो क्या चाहती हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं जब इनके घर पे एंटर हुई ना तो इनकी नंद ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा भाभी गिर गई है। मैंने कहा गिर गई है, तुम लोगों ने देखा नहीं? तो फिर अंदर गई तो वो कमरे में इनका पलंग है ना उनके साइड पे लेटी हुई थी, तो उन्होंने कहा गिर गई। तो मैंने इनको पानी वानी पिलाया, मैंने कहा इसको थोड़ा होश वोश आए। नहीं थी, मुझे ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी कि वो होश में है या नहीं है, तो मैंने पानी वानी पिलाया। मैंने कहा अब ये, तो फिर इसकी नंद है ना लाल भाई, उसने चादर हटा के मुझे ये दिखाया, बोला इसने ये कर ले। मैंने कहा ये क्या हो गया है? बोलती इसने अपने आप को लटका दिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे लटका दिया इसने? तुम लोग नहीं थे? बोलती हम घर में ही थे और भाभी ने ना ये कर दिया। मैंने कहा ऐसे तुम लोगों ने देखा नहीं इसको, आवाज़ वगैरह? बोलती नहीं नहीं हमें पता ही नहीं चला, अंदर वॉशरूम में थी, नहाने के लिए गई थी। पहले मुझे गिरने का बताया, बाद में लाल भाई ने मुझे ये निशान बताया। फिर हम लोग हॉस्पिटल की तरफ, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वहीं पे कुछ भी मशीन है, वेंटिलेटर है, कुछ भी है, लगा कर इंसान सांस आ जाए। तो मगर हम हॉस्पिटल लेकर गए, सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक वेक किया, बोला ये इसकी डेथ हो चुकी है। तो उनके शोहर है ना मेघराज आनंद, वो उन्होंने कहा नहीं हम है ना इसको बड़ी हॉस्पिटल लेकर चलते, बड़ी आगा खान। तो मैंने कहा चलो। फिर हम लोग वहाँ से ही रवाना हुए बड़ी आगा खान के लिए। तो एम्बुलेंस करवाई, एम्बुलेंस में जगह नहीं थी, तो इसको नहीं बिठा रहे थे। मेरी नंद है ना बड़ी वाली धन भाई, उसको उन्होंने कहा जगह नहीं है। मैंने कहा जगह ऐसे किसी, तुम लोग जगह दो, ये बैठेगी अंदर। तो हमने इसको बिठाया और शाम ने कहा मैं सर्टिफिकेट लेकर आता हूँ, डेथ सर्टिफिकेट। फिर वो भी रवाना हो गया, ये भी एम्बुलेंस में बैठ के ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। तो जब तक मेरे शौहर ने फ़ोन किया तो ये रिसीव नहीं कर रहे कॉल। फिर बाद में धन भाई को कॉल की तो उसने हमें बताया कि है ना ये घर की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट से ये अपील है, मेरी बहन की बेटी हमें दिलवा दो, जो हम उससे जैसे मेरी बहन को बड़ा किया ना इस तरह से हम उसको बड़ा करेंगे। इसकी नानी भी है, इसका मामू भी है और मैं इसकी माँ हूँ, इसकी बड़ी माँ हूँ। हमें गुजारिश है आपसे, हमारी बहन की बेटी हमें वहाँ से दिला दो, वहाँ सेफ्टी नहीं है उसकी। किसी भी केस में मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन एक अहम पहलू है। इसी सिलसिले में कांता कुमारी केस में मुलजिम को जो सज़ा हुई है, इसी सिलसिले में हम एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ साहब से बात करते हैं कि किसी भी केस में जहां चश्मदीद गवाह ना हो तो पुलिस फिर किस तरह इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। और इस केस में पुलिस ने हमने देखा कि बड़ी कामयाबी हासिल की है और मुलजिम को उम्र कैद की सज़ा हुई है। जी आरिफ साहब बताइएगा कि इस केस में जो सज़ा हुई है इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी अहम थी और किस तरह पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और मुद्दई मुकदमा के लिए कि वो सामने आए, उन्होंने तमाम प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया और एफआईआर कराई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखा जाए तो जो पुलिस की जो फोर्स है उसमें इन्वेस्टिगेशन का अपना एक अलग एक स्टेटस होता है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे सिंध में अब समझ आना शुरू हुई है कि अगर आपने बहुत बेहतरीन अगर आपने पुलिसिंग करनी है तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी मुल्जिमान को आप पकड़ लें, अगर आपने बेहतरीन तरीके से केस नहीं बनाया, दिल से नहीं बनाया, हार्ड वर्क नहीं किया, अल्टीमेटली उसने कोर्ट से जो है वो छूट जाना होता है। कांता कुमारी का आपने जिक्र किया, मैं इसमें आपको ये मिसाल बहुत अच्छी एक आगे चलेगी कि अगेन उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या था कि कंप्लेनेंट जो मुद्दई है उसका स्ट्रॉन्ग होना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा पुलिस के लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि आप केस को जब आप डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो कंप्लेनेंट जो होते हैं, जो मुद्दई होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। वो कहते हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं किधर सुबह जाऊंगा, 2 साल 1 साल मेरा उसमें ज़ाया हो जाएगा। हम बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं।
अब ये एक मिसाल है कि उसके पेरेंट्स ने उसको जो उसका पहले उन्होंने सुसाइड का नाम दिया, मगर उसके पेरेंट्स ने ये कहा कि ये मर्डर है। उसका बाद में पोस्टमार्टम होता है, उसका केस चलता है और उसके कंप्लेनेंट जो मुद्दई उसके माँ बाप, उसकी बहन, वो बिल्कुल मजबूत होकर खड़े रहे। और कोर्टों ने भी देखे, आप कोर्ट में भी फिर आप देखें कि आपने जब पुलिस ने अच्छा केस बनाया और तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस किया बिफोर द कोर्ट, उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने उसमें सज़ा, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एक केस लोगों के सामने भी आया जो इंसाफ हुआ उसके अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के अदाद शुमार की बात की जाए तो साहिल तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जनवरी से नवंबर के दौरान पाकिस्तान में 4558 ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इन वाक़यात में मुख्तलिफ जराइम शामिल थे, जिनमें 1273 कत्ल के केसेस, 799 अगवा के केसेस, 533 ज़्यादती के केसेस, 579 तशद्दुद, जबकि 380 खुदकुशी, 112 गैरत के नाम पर कत्ल और 882 दीगर जराइम जैसे तेज़ाब हमले और गैर इखलाकी वीडियोज़ का इस्तेमाल शामिल है। मौसर कानून साजी होने के बावजूद ये अदाद शुमार किसी भी मुआशरे के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जराइम की 4 अफसोसनाक कहानियों का जायज़ा लिया। रावलपिंडी में अगवा, गुजरात में मासूम बच्ची का कत्ल, गुजरांवाला में एक अनोखी चोरी की वारदात का किस्सा और लियारी में एक 3 साल बाद कातिल को सज़ा। ये कहानियाँ हमें एहसास दिलाती हैं कि जुर्म को सज़ा मिले तो इंसाफ जिंदा रहता है। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखिए और मोहतात रहें। जुर्म और सज़ा में आज के लिए बस इतना ही। पाकीज़ा जाहिद और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।